हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के लेसन नंबर 6 के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा लेंज का नियम। लेंज का नियम जो है एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में अक्सर इसको पूछा जाता है, इसलिए इसको बड़े ही अच्छे से आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लेंज का नियम क्या है। देखिए, प्रेरित धारा की दिशा जो है वो तो हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे के नियम से भी या फैराडे का जो समीकरण है उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो लेंज का नियम है वो बेसिकली किसी भी परिपथ में विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। तो ये जो लेंज का नियम है ये प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए ही है, या यूं कहा जाए लेंज के नियम का उपयोग किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सबसे सरल नियम है लेंज का नियम। 1834 ईस्वी में वैज्ञानिक फ्रेडरिच लेंज ने एक नियम दिया। किस लिए दिया? कि किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए, और इसी नियम को हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, और इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में, देखिए लेंज का नियम तो बेसिकली क्या है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए है। ठीक है, तो प्रेरित धारा की दिशा होती कैसी है वो उन्होंने बताया था कि किसी परिपथ में धारा की दिशा, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है जिससे यह उस कारण अर्थात चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। आ रही बात समझ में? किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है? तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। मान लीजिए हमने आपको बताया था कि एक लूप है और अगर लूप और एक दंड चुंबक दोनों बिल्कुल साथ साथ गति कर रहे, इस तरीके से दोनों के बीच के, देखिए दोनों इस तरह कर रहे, कहीं भी उनके बीच की दूरी बढ़ या घट नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में जो विद्युत फ्लक्स है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न नहीं होगा। प्रेरित धारा उत्पन्न करने के लिए पहले यह जरूरी है कि वहां पर फ्लक्स में परिवर्तन हो। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था, फैराडे का नियम आपने पढ़ा ही था, यहाँ पे एक लूप है और यहाँ पे एक दंड चुंबक है। अगर इन दोनों के बीच सापेक्ष गति है, मतलब इस दंड चुंबक को आप उधर ले जा रहे हैं कुंडली की ओर, या कुंडली को दंड चुंबक की ओर लेके आ रहे हैं, तब कुंडली में जो होगा या जो हमारा परिपथ है उसमें जो होगा प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। लेकिन अगर दोनों के बीच की दूरी ना बढ़ रही है ना घट रही है तो वैसी स्थिति में प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगा। इतनी बात समझ आ रही है? किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है? जब उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी उत्पन्न होती है। अगर इस दंड चुंबक को इस कुंडली के अंदर हम लोग डाल के छोड़ दें तो जो हमारा उसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, धारा मापी जुड़ा हुआ है, उसमें कोई विक्षेप नहीं होगा, मतलब धारा का परिवर्तन नहीं होगा। फैराडे ने अपने प्रयोग में यह बताया है कि धारा उत्पन्न तभी होगा जब कुंडली या आपका जो दंड चुंबक है वो दोनों के बीच सापेक्ष गति होनी चाहिए, तभी धारा उत्पन्न हो जाएगा। और उस धारा की दिशा कैसी होती है? उस धारा की दिशा उस दिशा में होती है, या कहा जाए प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है जिससे वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह खुद उत्पन्न हुई है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक लूप है, ठीक है, एक लूप है यहाँ पर,
और यहां पर एक दंड चुंबक है। यहां पर एक दंड चुंबक है, ठीक है। हम इसके उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर ले जा रहे हैं। अरे बात समझ में, हम क्या कर रहे हैं, दंड चुंबक का जो है उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि जो दंड चुंबक है उसके उत्तरी ध्रुव को लूप की ओर ले जा रहे हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो यहां पर प्रेरित धारा उत्पन्न कैसे हुआ, चुंबक का जब उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर जा रहा है। आ रही बात समझ में, चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है जब कुंडली की ओर जा रहा है तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है। अब जो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी कुंडली में, उसकी दिशा क्या होगी, तो उसकी दिशा जो होगी वो उत्तरी ध्रुव को लूप का वह मतलब उत्तरी ध्रुव जो है उसको कुंडली के समीप आने से विरोध करती है, या चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के करीब आने का विरोध करती है। ठीक है, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव जब कुंडली के करीब जाता है तो उसकी दिशा का वो क्या करती है, उसका वो क्या करती है, विरोध करती है। तो यहां पर यह जो कुंडली का ऊपरी तल है, ऊपर वाला जो तल होगा वह उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। यह जो तल है ना, यह उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, इस तरीके से, ऐसे। जैसे जैसे हम दंड चुंबक को कुंडली के करीब ले जाएंगे, उत्तरी ध्रुव को कुंडली के करीब ले जाएंगे, जो हमारा लूप है वह क्या करेगा, चुंबक को लूप की ओर आने से रोकता है, उसका विरोध करता है। तब जो प्रेक्षक है उसको यह जो ऊपरी तल है कुंडली का वह कैसा दिखाई पड़ता है, कैसा दिखाई पड़ता है, तो उत्तरी ध्रुव की तरह दिखाई पड़ता है। ठीक है, और अगर चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम लोग कुंडली से दूर ले जाएं, देखिए यहां पे ये हमारी कुंडली है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है उसको चुंबक की ओर रखते हुए ही कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, कुंडली से हम लोग क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन तो हो ही रहा है जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, या प्रेरित धारा कैसी होगी, चुंबक को दूर जाने का विरोध करती है। अरे बात समझ में, क्योंकि प्रेरित धारा की दिशा उधर होती है जो उसका विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। यानी जब हम लोग चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के करीब लाएंगे तो जो प्रेरित धारा होगी वो इस चुंबक को कुंडली के करीब आने का विरोध करेगी। अरे बात समझ में, और इसमें धारा का प्रवाह जैसे जो होगा वो किस तरह का हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम लोग लूप से दूर ले जाएं, लूप से हम लोग क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो जो प्रेरित धारा की दिशा होगी, प्रेरित धारा की दिशा जो होगी ऐसी होगी कि लूप से दूर, चुंबक को लूप से दूर ले जाने का विरोध कर सके। अतः लूप का वह तल जो चुंबक की ओर है, लूप का वह तल जो चुंबक की ओर है दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, और इसमें धारा का प्रवाह जो होता है किस तरह का हो जाता है, क्लॉकवाइज हो जाता है। ये गति कर रहा है, यहां भी गति,
ठीक है। तो यहाँ पर प्रेरित धारा की ये प्रेरित धारा है, तो ये है प्रेरित लेंज का नियम। और ऐसा कभी नहीं है, ये नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, अगर यदि आपका लूप कटा हुआ है, बीच से लूप कहीं कटा हुआ है, ठीक है, बीच से अगर लूप कहीं भी कटा होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा, लेकिन लूप में किसी भी तरह की प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। आ रही बात समझ में? अगर कहीं भी बीच में लूप कटा हुआ है तो लूप के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल तो होगा, लेकिन प्रेरित धारा नहीं होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। अब यह जो लेंज का नियम है, आप थोड़ा सा देखिए, अगर जो प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा क्या है कि चुंबक उधर जाता है तो उसी से उत्पन्न होती है, और फिर प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, इसके विपरीत हो जाती है, इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे चुंबक दूर जा रहा है तब भी इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, तो प्रेरित धारा की दिशा किधर है, वह चुंबक को दूर जाने का विरोध करती है। अगर ऐसा न हो तो कभी भी कुंडली में धारा उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी नहीं होगी। ठीक है। तो इसके लिए अगर प्रेरित धारा चुंबक की गति का विरोध ना करे तो इसमें कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होगी, और कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होगी तो क्या होगा, कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं होगा तो कोई ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, कोई ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगी तो कार्य भी नहीं होगा। ठीक है। तो इसके लिए यह जरूरी है, देखिए कोई भी काम करना होता है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। कोई भी काम करना होता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और बिना कार्य किए ऊर्जा उत्पन्न होने वाला नहीं है। आपने ये पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम ये कहता है कि प्रकृति में जितनी ऊर्जा पहले थी आज भी उतनी ही है। ऊर्जा को हम लोग ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही ना है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो लेंज का जो नियम है यह भी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर ही आधारित होता है। लेंज का जो नियम है यह भी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर ही आधारित होता है और उसी सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। लास्ट में हम लोग लिखेंगे, यदि प्रेरित चुंबक की गति का विरोध न करे तो बिना कार्य किए विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। विद्युत ऊर्जा यदि प्रेरित धारा चुंबक की गति का विरोध न करे तो बिना कार्य के विद्युत ऊर्जा नहीं मिलेगी। अतः विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कार्य का होना जरूरी है। आवश्यक है। अतः लेंज का नियम
लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, आधारित है। आई बात समझ में? अगर सरल भाषा में देखा जाए तो लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम एक ऐसा नियम है जो किसी परिपथ में प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है उसकी दिशा को बताता है। अब प्रेरित धारा की दिशा को किस तरह बताता है वो यहाँ पे लिखा गया है। परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है जिससे यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। मतलब फ्लक्स के परिवर्तन को रोकता है, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, यानी प्रेरित धारा की दिशा उधर होगी जिधर फ्लक्स परिवर्तन को कम किया जा सके, क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन जितना ज्यादा होगा प्रेरित धारा उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगी। तो अगर यहाँ कुंडली है और यहाँ हमारा दंड चुंबक है तो दंड चुंबक को हम लोग जितनी तेजी से कुंडली की ओर ले जाएंगे प्रेरित धारा जो होगी वो उतनी ही तेजी से उत्पन्न होगी। ठीक है, तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? वह चुंबक को कुंडली के करीब आने से रोकने की कोशिश करेगी। और अगर हम चुंबक को दूर भी ले जाते हैं काफी तेजी से तब भी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो फिर प्रेरित धारा की दिशा किधर होगी? जो चुंबक को दूर ले जाने से रोके या रोकने की कोशिश करे, उसका विरोध करे। तो यहाँ पे वही चीजें बताई गई। अब ये तो संभव है नहीं कि बिना कार्य किए ऊर्जा की प्राप्ति हो जाए। कोई भी काम बिना कार्य, मतलब कोई भी काम हो बिना ऊर्जा के नहीं हो पाती है। दुनिया का कोई भी काम हो बिना ऊर्जा के नहीं हो पाएगी। तो अगर चुंबक की गति का ये प्रेरित धारा विरोध ना करे तो कार्य होगा? कार्य नहीं होगा, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। तो इसके लिए जरूरी है कि जो प्रेरित धारा है वो चुंबक की गति का विरोध करे, और चुंबक की गति का विरोध करेगी तभी फ्लक्स परिवर्तन होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो लेंज का नियम है वह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर भी आधारित होता है। यानी यह नियम बिल्कुल सत्य है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो यह जो है लेंज का नियम है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको अच्छे से पढ़ना है और आपको समझना है। ठीक है, अब हम लोग जो लेंज का नियम हमने अभी पढ़ा उसी पर आधारित एक सवाल है, और इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए सवाल क्या है, चित्र में 3 विभिन्न आकृति के लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखे हैं। ये जो क्रॉस क्रॉस का निशान दिख रहा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी यदि B निश्चित है, बढ़ रहा है, और शक्य थर्ड वाले फिगर में घट रहा है। प्रत्येक स्थिति में 3 चित्र दिए गए हैं ना, प्रत्येक चित्र में आपको बताना है कि जो प्रेरित धारा की दिशा है वो क्या हो रही, किधर होगी। पहली स्थिति में क्या कहा गया है, जब चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत है, निश्चित है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निश्चित है। जब चुंबकीय क्षेत्र का मान निश्चित है तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो धारा भी उत्पन्न नहीं होगी, प्रेरित धारा ही उत्पन्न नहीं होगी। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेरित धारा 0 होगी। पहले का आंसर हो जाएगा बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र निश्चित है, अतः फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र का मान निश्चित है तो फ्लक्स परिवर्तन होगा ही नहीं, फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा। या वह भी लिख सकते हैं फ्लक्स परिवर्तन भी नियत है, भी नियत है, नियत है। और जब तक फ्लक्स परिवर्तन निश्चित है या फ्लक्स परिवर्तन होता नहीं है तब तक प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती है। अतः प्रेरित धारा, अतः प्रेरित धारा
शून्य होगी, शून्य है। आगे बात समझ में। जब फ्लक्स परिवर्तन निश्चित है तो धारा प्रेरित धारा उत्पन्न ही नहीं होगी, प्रेरित धारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरे वाले चित्र में क्या कहा गया है, बी का मान यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान निश्चित है, नहीं, यदि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ रहा है यानी फ्लक्स परिवर्तन भी बढ़ रहा है। तो फ्लक्स परिवर्तन बढ़ रहा है। अभी हमने दो फिगर बनाया था, आपने देखा, एक था ऐसे लूप था और चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो है करीब आ रहा था लूप के। तो फ्लक्स परिवर्तन ये जितनी तेजी से आएगा, करीब इस तरह करीब आएगा, तो फ्लक्स परिवर्तन उतनी तेजी से होगा, और फ्लक्स परिवर्तन जितनी तेजी से होगा, धारा प्रेरित धारा जो होगी उतनी ही तेजी से उत्पन्न होगी, ठीक है ना। और धारा परिवर्तन उतनी प्रेरित धारा उतनी ही तेजी से उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर जो धारा की दिशा थी वो आपने देखा कैसी थी, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से बन रहा था ना, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से वामावर्त, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर 2 का, धारा की दिशा किधर हो जाएगी, वामावर्त हो जाएगी। और अगर उत्तरी ध्रुव को दूर लाएंगे तो फ्लक्स परिवर्तन क्या होगा, घटने लगेगा, घटने लगेगा। तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी कि वो चुंबक को दूर जाने का विरोध करेगी, कि चुंबक जो है वो दूर ना, मतलब दूर जाने का विरोध करने लगेगी। तो धारा की जो दिशा होगी, प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, दक्षिणावर्त हो जाएगी, यानी धारा की घड़ी की सुइयों की दिशा में हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग दूसरे का आंसर लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, अतः फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन भी बढ़ रहा है। और फ्लक्स परिवर्तन बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, तो प्रेरित धारा भी उतनी ही तेजी से उत्पन्न होगी। अब तेजी से उत्पन्न होगी तो चुंबक जब लूप की ओर जा रहा है तब प्रेरित धारा तेजी से बन रही है। अब प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, उसके अपोजिट हो जाएगी, परिवर्तन भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अतः लूप में प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, देखिए यहां पे ऐसे, प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त, प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त होगी, घड़ी के सुइयों की विपरीत दिशा में। ये दूसरे का आंसर है। और तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे में क्या हो रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो घट रहा है, यानी फ्लक्स परिवर्तन भी घट रहा है। तो फ्लक्स परिवर्तन घट रहा है यानी चुंबक जो है हमारा वो लूप से दूर जा रहा है। तो अभी हमने आपको बताया था इस तरह का लूप है और ये N हो गया और ये S हो गया, चुंबक हमारा दूर जा रहा है। तो इसमें इस लूप में जो धारा की दिशा होगी वो क्या होगी, दक्षिणावर्त हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, इस तरह से, ऐसे ऐसे आएगी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर चुंबक लूप की ओर जा रहा है तो धारा की दिशा लूप में जो होगी कैसी हो जाएगी, वामावर्त हो जाएगी। यानी तीसरे में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, घट रहा है, अतः फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन भी घट रहा है, भी घट रहा है, घट रहा है, अतः लूप में
प्रेरित धारा की दिशा, अतः लूप में प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी, घड़ी के सुइयों की दिशा में दक्षिणावर्त होगी, दक्षिणावर्त होगी। आई बात समझ में? धारा निश्चित, फ्लक्स परिवर्तन निश्चित है, चुंबकीय क्षेत्र निश्चित है, तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ रहा है यानी फ्लक्स परिवर्तन भी बढ़ रहा है, यानी धारा लूप में जो धारा का मान होगा, धारा की दिशा होगी वो वामावर्त होगी। और अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान घट रहा है तो फ्लक्स परिवर्तन भी घटेगा, जिसके कारण लूप में प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस तरह के सवाल ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना जरूरी है, इस कॉन्सेप्ट को। आ रही बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि जब चुंबक लूप के करीब आएगा तो धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और जब चुंबक या कहा जाए चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लूप से दूर जाएगा तो धारा की दिशा जो होगी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। बस वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना बेटा, तो सारे इस टाइप के सवाल आप आसानी से हल कर लोगे। तो इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब हम लोग एक दूसरे सवाल को हल करेंगे जो लेंज के नियम पर ही आधारित है। और दूसरा सवाल है, दो समाक्षी एक समान वृत्तीय लूपों में धारा एक ही दिशा में समान धारा बह रही है। धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि लूप एक दूसरे के निकट आए और यदि लूप एक दूसरे से दूर जाए। देखिए सवाल ये है, यहाँ पे दो वृत्तीय लूप है, वृत्ताकार लूप है और दोनों में जो है धारा का प्रवाह एक ही दिशा में हो रहा है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि यदि दोनों लूप एक दूसरे के करीब आए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दोनों लूप एक दूसरे से दूर जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखिए दिया है कि धारा एक ही दिशा में बह रही है, जब दोनों लूप तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो फ्लक्स परिवर्तन यानी फ्लक्स का मान जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रेरित धारा की दिशा उधर होगी जो फ्लक्स परिवर्तन को कम कर सके। तो एक नंबर में क्या हो जाएगा, एक नंबर का आंसर, जब लूप दोनों परस्पर एक दूसरे के निकट आ रही हैं तो लूप में फ्लक्स बढ़ेगा। लूप में जो फ्लक्स का मान होगा, क्योंकि दोनों तेजी से एक दूसरे के करीब आ रही है ना, तो फ्लक्स का मान तो बढ़ना ही है। और जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा लेंज के नियम अनुसार धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। लूप में फ्लक्स बढ़ेगा और लेंज के नियम अनुसार प्रत्येक लूप में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। प्रत्येक लूप में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा उस ओर होगी जिधर प्रेरित धारा फ्लक्स का जो मान हो वो कम हो सके, ठीक है, उत्पन्न होगी। और प्रेरित धारा की दिशा प्रेरित धारा की दिशा फ्लक्स को
फ्लक्स को घटाने का प्रयास करेगी, क्योंकि देखिए दोनों घटाने का प्रयास करेगी, अतः प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा प्रारंभिक धारा, प्रेरित धारा की दिशा प्रारंभिक धारा की दिशा, प्रारंभिक धारा की दिशा के विपरीत होगी, अतः प्रत्येक लूप में धारा का मान घटेगा, अतः प्रत्येक लूप में धारा का मान घटेगा। आई बात समझ में? और अगर देखिए सवाल था कि दोनों लूप जब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तब धारा का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, दोनों लूप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तब धारा का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो जब लूप दोनों परस्पर एक दूसरे के निकट आ रही है तो लूप में फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में गति हो रही है ना। और लेंज के नियम अनुसार प्रत्येक लूप में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और प्रेरित धारा की दिशा फ्लक्स को घटाने का प्रयास करेगी, क्योंकि प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उसका विरोध करती है जिससे वो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है। अतः प्रेरित धारा की दिशा प्रारंभिक धारा की दिशा के विपरीत होगी और प्रत्येक लूप में धारा का मान घट जाएगा। तो जब दोनों निकट आ रही हैं तो धारा का मान घट रहा है, और जब दोनों दूर जाएंगी तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? यदि दोनों लूप परस्पर दूर जाएं तो धारा का मान बढ़ेगा, तो धारा का मान बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो लेंज के नियम पर आधारित इस तरह के सवाल आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है।